वाले हैं संविधान के अंतर्गत भाग 2 को। भाग 2 में हम समझेंगे कि नागरिकता के बारे में किस प्रकार जो है भारत में जो है नागरिकता प्रदान किए गए और कैसे जो है आज की स्थिति में किसको किसको जो है नागरिकता किस आधार पर दिए जा सकते हैं। देखिए, हमारा जो भारत है एक संप्रभु देश है। कोई भी अगर आप देश देखेंगे तो किसी भी देश में हमारे पास दो प्रकार के नागरिकता दिखाई देते हैं, एक विदेशी नागरिक और एक उस देश के नागरिक। तो यहाँ पर जो देश के नागरिक होता है उनके जो कह सकते हैं समर्पण की जो भावना है उस देश के प्रति होते हैं और वह उसके स्थायी सदस्य होते हैं। लेकिन विदेशी नागरिक उसके प्रति समर्पण भावना नहीं रखेगा, वह उसके स्थायी सदस्य नहीं होते हैं। तो नागरिकता जो होते हैं ये हमें बताता है कि हम किस देश के नागरिक हैं और हम किस देश के प्रति जो है उनके संप्रभुता के प्रति, उनके एकता अखंडता के प्रति समर्पित है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं नागरिकता को लेकर। ठीक है, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो भाग 2 में नागरिकता है और ये आर्टिकल्स नंबर अनुच्छेद क्रमांक अगर हम देखें तो अनुच्छेद नंबर है 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, देखो भारत में जो नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन के संविधान में अगर हम देखें तो वहां पर एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। मतलब नागरिकता हमारे पास दो प्रकार के यहाँ हो रहे हैं। एक हो रहे हैं एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और एक हो रहे हैं दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में अंतर क्या है इसको हम समझेंगे। तो हमारे देश की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है और ये प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। ये कहाँ से प्रेरित है, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो भारत की जो नागरिकता है वो कहाँ के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन से प्रेरित है। और ब्रिटेन में जो है एकल नागरिकता के सिद्धांत चलते हैं। मतलब पूरे के पूरे ब्रिटेन में जितने भी वहां के नागरिक है वो केवल ब्रिटेन के ही नागरिक कहलाएंगे, ना कि उसके स्टेट के। लेकिन यहाँ पर दोहरी नागरिकता वाली जो चीजें हैं इसमें उस देश के भी नागरिक होते हैं, साथ साथ उस राज्य के भी नागरिक होते हैं जिस राज्य में वो लोग निवास करते हैं। जैसे कि अमेरिका में आप देखेंगे ना तो अमेरिका में आपको दिखाई देगा कि वहां जो लोग निवास करने वाले व्यक्ति, वहां के जो नागरिक है, अमेरिका के तो नागरिक है ही, साथ साथ मान लीजिए कोई वाशिंगटन डीसी में रहता है, कोई कैलिफोर्निया में रहता है, तो वहां के भी निवासी होते हैं। अर्थात जिस स्टेट में वह रहते हैं, ठीक है, निवास करते हैं, वहां की भी नागरिकता ग्रहण करते हैं और साथ साथ देश की भी नागरिकता ग्रहण करते हैं। मतलब इन लोग जो है दोहरी प्रकार की नागरिकता ग्रहण करते हैं। लेकिन अपने देश में अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमें लोग को एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, हम जो है भारत के नागरिक हैं, यहाँ पर सभी जो व्यक्ति हैं भारत के ही नागरिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सभी भारत के नागरिक तो है, साथ साथ हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं क्या उसका नागरिक है क्या? नहीं, हम केवल उसके निवासी हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हम क्या है, छत्तीसगढ़ के केवल निवासी है, लेकिन भारत के क्या है, नागरिक है। यहाँ आप लोग ये मत कहिएगा कि मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप कहाँ के नागरिक है तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उड़ीसा के हैं, आंध्रा के हैं। आप केवल वहां के निवासी है, ना कि नागरिक। नागरिक हमारा जो देश है, भारत जो देश है, यहाँ पर केवल एकल नागरिकता के सिद्धांत की विचारधारा को अपनाया गया। अर्थात हम सभी व्यक्ति जो है एक है और हम एकल नागरिकता ग्रहण करेंगे और वह नागरिक क्या होगा, भारत के नागरिक। तो भारत में जो नागरिकता है वो किस प्रकार के है, एकल नागरिक है। आप चाहे जहां भी रहे, जिस भी गांव में रहे, चाहे तमिलनाडु में रहे, चाहे कन्याकुमारी में रहे, चाहे आप श्रीनगर में रहे, जहां भी आप निवास करते हैं वह केवल आपकी निवास स्थान है। लेकिन नागरिकता चीजों में अगर हम देखें, सिटीजनशिप में अगर हम देखेंगे तो हम केवल भारत के ही नागरिक हैं, हम कोई अलग नहीं है। इसलिए भारतीय भूमि में अगर आप देखोगे ना तो भारतीय भूमि में हर व्यक्ति को जो है कहीं भी भारत के भीतर निवास करने का अधिकार है। आप अलग अलग स्टेट में भी जाकर निवास कर सकते हैं। व्यापार के उद्देश्य से, काम के सिलसिले से लोग पलायन कर ही जाते हैं, हम लोग देखते भी रहते हैं। उड़ीसा, बिहार, चाहे महाराष्ट्र, यूपी, जो भी आप स्टेट को देख ले, सभी कहीं ना कहीं पलायन करते रहते हैं। मजदूर वर्ग की संख्या जो है ज्यादा से ज्यादा इससे
प्रभावित रहते हैं, तो उन लोग जाकर दूसरे स्टेट में काम भी करते हैं और वहीं रहना चालू कर देते हैं, तो वहां के निवास प्रमाण पत्र भी उनका बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम भारत के किसी भी हिस्सा में तो निवास कर सकते हैं, लेकिन उनकी नागरिकता अगर हम बात कहें तो केवल एक नागरिक होगा, वह है भारत की। ठीक है, तो भारत की जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए किस प्रकार का नागरिकता है, तो एकल नागरिकता। किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन से। और ये नागरिकता के बारे में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 2 में। कौन से आर्टिकल से आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता का चर्चा किया गया है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके आर्टिकल्स को, किस प्रकार जो है भारत में नागरिकता वर्तमान में प्रदान किए गए, कैसे संवैधानिक व्यवस्था किया गया कि किस प्रकार जो है देश में निवास करने वाले, जब हम आजाद हुए तो किस प्रकार देश में निवास करने वाले व्यक्ति को नागरिकता दिया गया। इन सब चीजों को चलिए समझते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल्स नंबर 5, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल्स 5 में कि भारत के जो नागरिक होंगे, ठीक है, ये संविधान लागू होने की तिथि में नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो संविधान आर्टिकल 5 कहता है संविधान लागू होने की तिथि में नागरिकता, संविधान लागू होने के तिथि में नागरिकता, संविधान लागू होने की तिथि में नागरिकता का जो उल्लेख है ये आर्टिकल्स नंबर 5 में किए गए हैं, 5 में। अब यहाँ पर संविधान लागू होने की तिथि में लिखा गया है, क्योंकि जब प्रारूप कमेटी के द्वारा ये संविधान लिखे जा रहे थे तो उस समय भारत के विभाजन की चीजें चल रहे थे, साथ साथ यहाँ पर अनेक विदेशी लोग भी निवास करते थे, इसीलिए अब संविधान तो तैयार हो रहे थे, उनका ड्राफ्ट बनाया जा रहा था अम्बेडकर के द्वारा। तो इसलिए इस आर्टिकल्स को जब लिखा गया तो इसमें लिखा गया कि जिस दिन भारत की संविधान लागू होगा उस तिथि को नागरिकता का उल्लेख किया जाएगा। और इसके लिए स्पेशल जब बाद में संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 से जो है सभी व्यक्ति जो भारत में निवास करने वाले हैं उनको नागरिकता दे दिए गए। तो यहाँ पर ये तिथि बाद में ऐड हो रहे हैं ना, जब संविधान लागू हो गया, लेकिन जब आर्टिकल्स लिखा गया तो इसमें इतना ही लिखा गया कि संविधान लागू होने की तिथि में नागरिकता। अब भारत जो है संविधान सभा जो है आप कह सकते हैं कि किस व्यक्ति को नागरिकता देगा इसके बारे में उल्लेख करता है। तो संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान लागू कब होता है सभी को पता है, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 तक जो भारतीय भूमि में निवास करने वाले व्यक्ति है, 26 जनवरी 1950 तक जो भारतीय भूमि के भीतर निवासरत है उन सबको नागरिकता प्रदान किया गया। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, याद रखना, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 25 जनवरी को आ गया, 25 जनवरी 1950 को कहता है कि मैं भी 26 जनवरी से पहले आया हूं, मुझे भी नागरिकता दो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कम से कम उनके जो निवास है भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो भारतीय संघ है उसके भीतर होना चाहिए, या फिर देखो ध्यान से सुनना, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो भारतीय संघ घोषित किए गए थे, भारतीय संघ, इसके भीतर व्यक्ति का निवास स्थान होना चाहिए, उनका जन्म होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति निवास कर रहा था 1935 से या 1935 के बाद से, या फिर उनका जन्म हुआ है जो भारतीय संघ घोषित है 1935 में, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति है और वह रह रहा है तो 26 जनवरी 1950 तक के जितने व्यक्ति उसमें रह रहे हैं, शामिल है भारतीय संघ में, उन सभी व्यक्ति को नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन एक दिन पहले आकर ये घोषित नहीं कर सकते, इसलिए एक और चीज इसमें ऐड किया गया कि कम से कम जो व्यक्ति है वो 5 वर्ष जो है भारत में रहा हो। तो संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने के पूर्व, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो संविधान लागू होने के पूर्व 5 वर्ष का निवास होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को आर्टिकल्स नंबर 5 जो संविधान लागू होने की तिथि में नागरिकता का उल्लेख करता है उसके द्वारा प्रदान होगा। यही बाद में जब नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया तो जन्म के आधार पर भी ऐड किए गए।
ठीक है, आगे इस चीज को हम समझेंगे। तो अगले आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 5 क्लियर होना चाहिए सभी को। संविधान लागू होने की तिथि में नागरिकता का जिक्र यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला आर्टिकल्स है, अगले आर्टिकल्स में है नंबर 6। तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इससे जुड़े हुए कंफ्यूजन रहते हैं बहुत ज्यादा। तो अनुच्छेद 6, अनुच्छेद नंबर 6 और अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद नंबर 7, ठीक है। तो 6 और 7 दोनों को हम जो है तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे ताकि जो चीजें है वो क्लियर हो सके, क्या 6 में है और क्या 7 में है। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 6 में अगर हम संवैधानिक शब्दों में देखें तो अनुच्छेद 6 में लिखा गया है ऐसे व्यक्ति को नागरिकता, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रवजित लिखा गया है, पाकिस्तान से प्रवजित, पाकिस्तान से प्रवजित व्यक्ति को नागरिकता, व्यक्ति को नागरिक, व्यक्ति को नागरिक उपबंध या नागरिकता का उपबंध, नागरिकता का उपबंध कहा गया। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान में, यहां पर लिखा गया है पाकिस्तान में प्रवजित, प्रवजित व्यक्ति को नागरिकता का उपबंध, को नागरिकता का उपबंध। अब इसमें समझना अंतर क्या है। ऐसा लग रहा है कि देखने में सेम सेम है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप यहाँ पर देखिए से और में फर्क होता है। से में अगर हम देखें तो हम उससे पृथक हो रहे हैं, अलगाव हो रहे हैं, और में हम उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहे थे, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो विभाजन की जब योजना पेश कर दिए गए, तो अगर हम उस स्थिति में देखें तो उस स्थिति में भारत और पाकिस्तान दोनों से जो है आवागमन चलने लगा। समझना, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है और इस तरफ मान लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। अब हो क्या रहे थे, तो आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से प्रवजित व्यक्ति को नागरिकता, मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, विभाजन के बाद जो पाकिस्तान वाली जो सीमा है, ठीक है, जैसे कि अगर हम एक छोटा सा मान लो मैप बनाना चाहे, जैसे ये भारत है, समझना, ये अगर हम इसमें देखें तो ये वाला जो एंगल है ये किसका है, ये पाकिस्तान का है, और ये भी इस समय पाकिस्तान ही था जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश कहे, ये वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ये भी पाकिस्तान थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जब विभाजन रेड क्लिप रेखा खींचा गया तो इस क्षेत्र में जो पाकिस्तान क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति है, यहाँ पर जो निवासरत है, अगर वो व्यक्ति भारत आया है, ठीक है, अगर वह व्यक्ति भारत की ओर कूच कर गया, उनको प्रेम जो है भारत से है, ठीक है, कहते हैं जैसे हम फर्स्ट बार में जो चीजें हमें जिसके साथ रहना हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, हमारा कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाद में कहीं डाउट हो गया, अरे यार मेरा पसंद खराब निकल गया, मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, इस प्रकार की चीजें, नहीं पुराना वाला ही ठीक था, है नहीं, तो उसके बाद स्थिति कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आता है, जो पाकिस्तान से भारत आया है, उस व्यक्ति को नागरिकता आर्टिकल 6 के तहत दिया गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो भारत से, ये भारत है, ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया, लेकिन कुछ दिन बाद रहने के बाद आभास हुआ ये कहाँ आ गए, नंगे पुंगे के अंतर्गत गरीब देश में कहाँ पहुंच गए, और फिर बाद में आभास होता यहाँ तो खाने के लिए भी नहीं है, इससे बेटर भारत ही अच्छा है, चलिए भैया खाने के लिए तो मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से वो व्यक्ति जो है भारत की ओर आ गया,
ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता आर्टिकल नंबर 7 प्रदान करते है। इसमें एक और भी उपबंध है, यह उपबंध क्या है इसको समझेंगे। जैसे कि आर्टिकल नंबर अगर हम 6 की बात करें तो आर्टिकल 6 में क्या कहा गया कि पाकिस्तान से भारत की ओर व्यक्ति जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज जोड़ा गया कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत जा रहा है वह व्यक्ति यदि 19 जुलाई, यहाँ पर एक शर्त है, यह व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो। ठीक है, पहला यहाँ पर शर्त अगर हम कहें तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, तभी उस व्यक्ति को जो है आर्टिकल नंबर 6 के तहत जब संविधान लागू हुआ तो उस तिथि के अंतर्गत स्वतः नागरिकता बन गए। या कहें 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत पहुंचा वही व्यक्ति को जो है नागरिकता दिया गया, लेकिन इसके बाद जो आया उसके लिए उसको भी नागरिकता दिया गया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक पंजीयन वाले जो प्रक्रिया है वो शामिल कर दिया गया कि ऐसे व्यक्ति यदि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है, पाकिस्तान वाले जो जमीन है उस क्षेत्र से तो भारत आता है, तो उस व्यक्ति को जो है सेकंड के रूप में, अगर इसके बाद आते हैं 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो नागरिकता मिल जाएंगे, नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर उसके बाद आता है, बाद में आता है तो उसको जो है पंजीयन कराना पड़ेगा, पंजीयन के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन इस पंजीयन कराने के पूर्व कम से कम उसे 6 माह जो है यहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी उसको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 7 क्या कहता है समझना। आर्टिकल 7 कहता है ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया फिर पाकिस्तान से भारत आता है, मतलब यहां पर एक चीजें ये है, जैसे कि मान लो है क्या ये, तो भारत से अगर हम छोड़कर, भारत को छोड़कर जा रहे हैं कहीं दूसरे के साथ चले गए, पाकिस्तान चले गए, जैसे आप लोग के जीवन में मान लो आपने किसी को छोड़कर जो है दूसरे के पास चले गए। आमतौर पर लड़कियां या लड़के ऐसे कह देते हैं कि छोड़कर चले गए हमें, ठीक है। तो अगर कोई आपको छोड़कर चले जाए और वो किसी दूसरे के पास जाकर उनसे मिल जाए या उनसे विवाह कर ले या कुछ उनके साथ रहना चालू कर दे, तब हमें बाद में ये चीजें एहसास होता है नहीं, हम जो सिलेक्ट किए जो पहले व्यक्ति थे वही सही थे, ठीक है। तो पहले व्यक्ति के पास हो जाएगा, बोलेगा सॉरी मेरे से गलती हो गया, ठीक है, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, तो क्या हम उस पर भरोसा करेंगे? नहीं, हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, हम पहले आपको चेक करेंगे कि आप अब विश्वास पात्र के लायक हो कि नहीं, ठीक है। केवल सॉरी कह देने से कि हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं ये कह देने से स्वीकार नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये 6 महीने का ऑब्जर्वेशन के रूप में यहाँ पर चीजें था। तो हो क्या रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर, भारत में रहता है, अब भारत को छोड़कर लगा कि पाकिस्तान बढ़िया देश है, चलो वहीं चले जाते हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान जाने के बाद आभास हुआ अरे यार ये कहाँ आ गए, कहाँ आकर फंस गए, हमें तो पाकिस्तान भारत में ही रहना चाहिए। तो ये आभास अगर उनको 1 मार्च 1947 से पहले हो गया तब तो नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। कब आभास जो है आपको एक शर्त है 1 मार्च 1947, अगर इससे पहले जैसे कि मान लो आपको कोई छोड़कर चला गया तो 2-4 दिन देखोगे, आ गया तो ठीक, अगर उसके बाद आता है 2-4 साल बाद आता है या 2-3 महीने बाद आते हैं तो क्या आप उस पर विश्वास करोगे? नहीं ना। तो यहाँ भी तो यही चीज है, हमारे यहाँ ये नागरिक थे, भारत के नागरिक थे, भारत को जो है विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान जाने के बाद आभास हुआ कि नहीं भारत में ही रहना है। तो ये जो चीजें है 1 मार्च 1947 के पहले अगर ये आभास हो गया तब तो नागरिकता मिल जाएगा। तो 1 मार्च 1947 से पहले भारत आता है, ठीक है, पुनः अगर भारत आता है, यहां से यहां चला गया, फिर यहां से फिर 1 मार्च 1947 के पहले भारत आता है तो नागरिकता प्रदान हो जाएंगे, नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद आते हैं 1 मार्च 1947 के बाद आते हैं तब कंडीशन यहाँ पर कुछ चीजें और है। एक तो बाद आएंगे तो उसको
वैलिड जो है भारत में प्रस्थान करने के लिए सबसे पहले उनका पहचान पत्र होना चाहिए और साथ साथ भारत सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी किया गया था बंटवारे के समय उसका जो है पहचान पत्र भी बनवाना पड़ेगा। वैलिड प्रूफ के साथ वह जो है भारत आ सकता है और भारत आने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन में 6 माह रखा जाएगा अर्थात 6 महीने जो है उसको भारत में निवास करना पड़ेगा और पंजीयन के माध्यम से उसको नागरिकता दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 मार्च 1947 के बाद आते हैं तो उनको वैलिड जो है उनके पास पहचान होना चाहिए। तो वैलिड भारत सरकार के द्वारा पहचान पत्र जो जारी किया गया वो होना चाहिए, उसको बनवा कर ही आएंगे। इसके अतिरिक्त तो उसको भारत में 6 माह जो है रहना पड़ेगा, तब जाकर उनको नागरिकता दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आर्टिकल 6 और 7 कंप्लीट होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट मत रखिएगा। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान क्षेत्र में रहते हैं डायरेक्ट भारत आ गए उनको नागरिकता दिया जाएगा। 6 के अंतर्गत आर्टिकल 7 क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता जो भारत से पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, ऐसे व्यक्ति को जो है नागरिकता इसके तहत प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। अगला आर्टिकल्स है 8 से, ठीक है, 8 और 9 समझते हैं। अनुच्छेद नंबर 8 आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 8 में दिया है भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति जो अपना विकास, जो अपना विकास भारतीय मूल के व्यक्ति जो अपना विकास जो है विदेश में कर रहे हो, विदेश में कर रहे हो, उसे नागरिकता। ठीक है, इसके लिए बाद में हम बताएंगे कि किस प्रकार ये जो है इनको नागरिकता दिए जाते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अभी आप लोग केवल आर्टिकल्स को नोट कर लें। इसमें कहा गया भारतीय मूल के व्यक्ति जो अपना विकास विदेश में कर रहे हैं उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 8 में इसका उल्लेख है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कमाने खाने कहीं बाहर चले गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, लंदन, कहीं भी आप चले गए और वहां जाकर वहीं रहने लगे, वहीं परिवार बसा लिए, तो आप भारतीय मूल के कहलाएंगे। जब बाद में भारत आना हो तो आपको जो है 7 वर्ष रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको नागरिकता मिलेंगे। इसे आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को, अभी आर्टिकल्स को नोट कर लें। इसके बाद आर्टिकल्स नंबर 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इसका उल्लेख नंबर 9 में है। तो यहाँ पर 9 के अंतर्गत नोट कीजिएगा, भारतीय व्यक्ति, ठीक है, भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी नागरिकता, अब उसकी नागरिकता क्या होगा, तो उसके नागरिकता समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार का यहाँ पर उल्लेख वगैरह किए गए हैं आर्टिकल नंबर 9 में। आर्टिकल्स 10 को नोट करेंगे। अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता की निरंतरता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता की निरंतरता, नागरिकता का निरंतरता, नागरिकता का निरंतरता, निरंतरता का अर्थ है लगातार किस प्रकार जो हमारी नागरिकता बने रहेंगे और कैसे जो है ये विद्यमान रहेंगे, इसी के बारे में आर्टिकल नंबर 10 में उल्लेखित किए गए हैं, उपबंध जोड़े गए हैं। फिर आर्टिकल्स नंबर 11, इसे भी नोट करेंगे, उसके बाद हम नागरिकता अधिनियम 1955 को समझेंगे। तो आर्टिकल्स नंबर 11 में क्या कहा गया है, तो संसद को, समझना, संसद को जो है नागरिकता के संबंध में, चाहे नागरिकता अर्जन की बात हो चाहे नागरिकता समाप्ति की बात हो,
दोनों ही तरीका के कंडीशन में संसद को ही अधिकार है कि वह उसके लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है, कानून वगैरह निर्माण करने का अधिकार संसद को है। तो अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को जो है प्रदान किए गए हैं। संसद ही जो है नागरिकता के संबंध में, उनके अर्जन के संबंध में, उनके समाप्ति के संबंध में कानून बना सकते हैं, बाकी कोई नहीं बना सकता। ठीक है, केवल संसद को ही अधिकार है। अब देखते हैं नागरिकता के संबंध में, मैंने बताया आर्टिकल्स नंबर 11 में कि नागरिकता से जुड़े हुए, नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से जुड़े हुए जो कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। तो इसी सिलसिले में संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया नागरिकता के लेकर, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में बना। नागरिकता अधिनियम 1955 में लास्ट बार जो संशोधन किए गए थे 2019 में, इसमें संशोधन किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। लास्ट बार ये अमेंडमेंट था, उसके बाद अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुए हैं। है क्या ये? तो नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता के बारे में बताता है, नागरिकता के अर्जन, किस प्रकार आप भारत के नागरिकता ले सकते हैं, और साथ साथ नागरिकता के समाप्ति के बारे में भी उल्लेख करता है। नागरिकता के अर्जन या नागरिकता लेने की जो तरीका है, नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार के तरीका का उल्लेख किए गए हैं। ये 5 प्रकार के अगर आप तरीका देखेंगे कि किस प्रकार नागरिकता लिया जा सकता है, तो जन्म से ले सकते हैं, वंशावली के आधार पर ले सकते हैं, वंश के आधार पर ले सकते हैं। तीसरा जो है आप पंजीकरण के माध्यम से ले सकते हैं, पंजीकरण के माध्यम से। और चौथा जो है देशीकरण के माध्यम से नागरिकता लिया जा सकता है। और पांचवा भू अर्जन के माध्यम से, भू अर्जन के माध्यम से भी नागरिकता लिए जा सकते हैं। ये 5 प्रकार के जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में जिक्र किए गए हैं। अब जन्म से, वंश से, पंजीकरण, देशीकरण, भू अर्जन, अगर हम इसे समझें तो जन्म से कब? तो जन्म से जोड़ा गया कि वह व्यक्ति 1950, क्योंकि 1950 संविधान लागू होने की तिथि में आर्टिकल 1 में कह दिया गया, तो 1950 तक की नागरिकता दिया जाएगा। अब उसके बाद नागरिक कौन होंगे? अब भाई 1950 के बाद ही तो कोई ना कोई जन्म लेगा, ऐसे नहीं है कि 1950 के बाद कोई जन्म नहीं लिया, हम सब 19 के बाद लिए हैं। तो हमें किस प्रकार नागरिकता मिलेगा? तो ये जन्म से मिलेगा। जन्म से इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय भूमि में 1950 के बाद भारतीय भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएगा, यदि उसके माता पिता में से कोई व्यक्ति जो है भारत के नागरिक है, यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक है तो 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले सबको नागरिकता मिल गया जो भारतीय भूमि में रहते हैं। अब इसके बाद कहा गया कि 1950 के बाद भारतीय भूमि में जन्म लेने वाला, मतलब जो हमारा ये भारत की जो संरचना है इसके भीतर जो अगर कोई बच्चा जन्म लेता है 26 जनवरी 1950 के बाद, तो उस व्यक्ति को जो है नागरिकता दिया जाएगा। भारत की स्वतः उनको नागरिकता मिल जाएंगे, स्वतः मिल जाता है। जैसे आप जन्म लेते हुए हॉस्पिटल में देखना जन्म प्रमाण पत्र बन जाते हैं,
तुरंत बना दिए जाते हैं। इसमें कोई ज्यादा विशेष प्रक्रिया नहीं होता है, हमें कोई स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड नागरिकता सिटीजनशिप के लिए नहीं मिलते हैं, हम भारत की स्वतः नागरिक बन जाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारतीय भूमि में जन्म लिया हो उस सभी व्यक्ति को यहाँ पर स्वतः नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई विदेशी जोड़ा यहाँ हनीमून में आए या फिर यहाँ निवास करने आ गए और यही जो है उनका बच्चा संतान पैदा हो गया, यही डिलीवरी हो गए, अब उस बच्चा को कहेंगे कि भारत में पैदा हुए हैं तो भारत की नागरिकता दो, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भाई विदेश के व्यक्ति हैं तो भारत में जन्म ले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, भारतीय हो और भारतीय है और भारत के ही अंदर जन्म लिए हैं तो उसको जो है जन्म के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। अब कोई भारतीय व्यक्ति यदि विदेश में है, अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, ब्रिटेन, लंदन, फ्रांस सब घूम रहे हैं और अपने धर्म पत्नी के साथ घूम रहे हैं, या फिर ब्रिटेन में जाकर नहीं हम ब्रिटेन से विवाह करेंगे, ब्रिटेन के लड़की के साथ विवाह करेंगे और वहां पर जो है विवाह कर लिया, वही रहना चालू कर दिया भारत के एक लड़का, ठीक है, और वही अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहा है। अब जब उनका संतान होगा तब उसको किस प्रकार की नागरिकता दिया जाएगा? अगर वो व्यक्ति चाहता है, मान लीजिए भारत की नागरिकता नहीं त्यागा है, वो चाहता है कि उनका बच्चा भारत की नागरिक हो, तो वह नागरिकता जन्म के आधार पर नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय भूमि में जन्म होना चाहिए तभी उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा। अब उसे मिलेगा वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर नागरिकता जो है दिए जाएंगे किस व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म कहाँ हो? विदेश में हो। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म विदेश में इनका जन्म हो, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म विदेश में हो लेकिन उनके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत के नागरिक है, तो उसको वंश के आधार पर कि आप जो है भारत के नागरिक के संतान है तो आप जो है वंश के आधार पर भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो यहाँ पर यदि किसी का जन्म विदेश में हो गया, ठीक है, जैसे अपने देश में विदेशी जोड़ा का हमने एग्जाम्पल देखा, वो भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हमारा जो जोड़ा है, दंपत्ति है, कहीं विदेश में चला गया है और वहां उनका संतान पैदा हो गया, तो क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन किस आधार पर? वंश के आधार पर। इसी को कहा गया कि विदेश में अगर कोई जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेंगे, लेकिन वंश के आधार पर शर्त है उनके माता या पिता में से किसी एक को, माता पिता में से किसी एक को जो है भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक रहेगा तब जाकर उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएंगे। तो ये चीजें हैं, आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेंगे किस आधार पर दिया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म विदेश में होता है, जो भारतीय दंपत्ति की संतान है, उनको जो है वंश के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। फिर आता है पंजीकरण के माध्यम से। अब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता कौन ले सकता है? ये तो हो गया भारतीय दंपत्ति वाली बातें। अब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं दो प्रकार के व्यक्ति। एक ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश चले गए, किसी कारणवश विदेश में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और वहीं की नागरिकता ले लिया, भारत की नागरिकता को त्याग दिया। जैसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टर देखोगे आप ना, तो उन लोग जो है अलग अलग कंट्रीज के और नागरिकता ले लिए रहते हैं। जैसे कि कोई कनाडा के नागरिकता ले लेते हैं, कोई अमेरिका के नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि नहीं हमें भारत में ही रहना चाहिए, तो फिर वो जो है भारत की नागरिकता पुनः ग्रहण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वो जो है वो कहलाता है भारतीय मूल के व्यक्ति। तो पंजीकरण में दो शर्त है। यहाँ पर पहला शर्त कहता है कि व्यक्ति जो है भारतीय मूल के हो। अगर व्यक्ति भारतीय मूल के है तो उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा, और विदेश में रहता है तो भारतीय मूल के व्यक्ति है तो उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा, बशर्ते उसे भारत में 7 वर्ष निवास करना पड़ेगा। 7 वर्ष वो भारत में निवास करेगा तभी जो है भारतीय मूल के व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा और एक शर्त है, दूसरा शर्त जुड़ा हुए है ऐसे व्यक्ति के लेकर जो विदेश में जाकर विवाह कर लेते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मान लो हम सभी भारतीय व्यक्ति या कोई भारतीय व्यक्ति ब्रिटेन जाकर विवाह कर लेता है, अमेरिका जाकर नहीं हम अमेरिका में जाकर विवाह करेंगे, नहीं हम विवाह जो है रूस में करेंगे, ठीक है।
रसियन लोगों के साथ विवाह करेंगे, इस प्रकार के। तो अगर ऐसे विवाह किए जाते हैं तो ये जो विवाह है, अब उनके पत्नी को जो है, मान लीजिए अमेरिकी कोई लड़की है, रसिया की कोई लड़की है, कोई लड़की ब्रिटेन की है, अब यहाँ पति तो भारत की है, लड़का भारत का है, अब जाकर वहां विवाह कर लिया है। अब उसके पत्नी रहना चाहती है, भारत में ही आना चाहती है, तो अब उसकी पत्नी क्योंकि विदेश की है, अब उसकी पत्नी को नागरिकता कैसे मिलेगा? ये नागरिकता मिलेगा पंजीकरण के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होता है, भारतीय व्यक्ति से विवाह में यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी व्यक्ति से विवाह किया है, विदेशी व्यक्ति से विवाह किया है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी व्यक्ति से विवाह किया है, तो विदेशी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो जो विदेशी व्यक्ति है नागरिकता इनको दिया जाएगा, लेकिन नागरिकता इनको भी 7 वर्ष रहने पर ही दिया जाएगा। अगर ये 7 वर्ष रहेगी तभी जो है इसको नागरिकता मिलेगी भारत में, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पंजीकरण में 2 प्रकार के हैं, एक तो भारतीय मूल के होना चाहिए, दूसरा अगर भारतीय व्यक्ति है तो विदेशी व्यक्ति से अगर विवाह किया है तो वो जो विदेशी व्यक्ति है उनको तो नागरिकता मिलेगा, लेकिन वो भारत में 7 वर्ष तक के रहेंगे तभी नागरिकता दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये उल्लेख किया गया है। इसके बाद देशीकरण आते हैं। तो देशीकरण को अगर हम समझें तो देशीकरण में क्या चीजें है समझिएगा। देखिए, देशीकरण चौथे प्रकार में है इसके देशीकरण का। अब देशीकरण क्या कहता है? देशीकरण अभी तक हमने देखा जन्म से नागरिकता, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता, भारतीय मूल के व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति जो भारत के साथ विवाह किया हो। लेकिन क्या हो कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में रहना चाहता है, ना ही उनके भारत के साथ किसी प्रकार का संबंध है, ना ही उन्होंने भारतीय के साथ विवाह किया है, और ना ही जो है आप कह सकते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। जैसे मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही भारत की नागरिकता लेना चाहे, तब उसको नागरिकता कैसे देंगे हम? तो ऐसे व्यक्ति जिनका भारत के साथ कोई संबंध ही नहीं है, किसी प्रकार के दूर दरार तक संबंध नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम नागरिकता कैसे देंगे? देशीकरण के माध्यम से। तो देशीकरण के माध्यम से उनको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति जो है, जो विदेशी व्यक्ति है, उनको अपने देश की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा। तो विदेशी व्यक्ति पहले अपने देश की नागरिकता को क्या करेगा? अपने देश की नागरिकता को त्यागेगा, त्याग देगा। उसके बाद वो भारत में 10 वर्ष तक के रहेगा, भारत में 10 वर्ष तक के रहेगा। फिर जो है आवेदन देगा, भारत सरकार के समक्ष आवेदन देगा, और आवेदन देने के बाद लगातार 1 वर्ष रहेगा, आवेदन देगा और लगातार फिर वो भारत से अभी इस दौरान बाहर नहीं जाएगा, 1 वर्ष तक के और रहेगा, लगातार 1 वर्ष तक के और रहेगा। इस प्रकार कुल देखा जाए तो कुल कितने वर्ष हो रहे हैं? 10 वर्ष ऐसे रहेगा, फिर 1 वर्ष लगातार, कुल 11 वर्ष के आसपास हो रहे हैं, 11 वर्ष हो रहे हैं। तो 11 वर्ष तक के अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ और भी शर्त है, वो व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता को उनको शपथ लेना पड़ेगा। साथ साथ भारत की जो संवैधानिक भाषा है उनमें से किसी एक भाषा का उनको ज्ञान भी होना चाहिए, तभी जो है नागरिकता भारत सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ये होता है देशीकरण। अब आते हैं भू अर्जन, इसके 5वें तरीके। नागरिकता के 5वां तरीका वह है भू अर्जन। भू अर्जन के माध्यम से, भू अर्जन के माध्यम से। अब भू अर्जन के माध्यम से कैसे नागरिकता मिलता है इसे समझेंगे। तो भू अर्जन के माध्यम से अगर हम देखें तो भूमि के अर्जन, भूमि ग्रहण। मान लीजिए भारत ने आक्रमण कर दिया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद को हमने कब्जा में कर लिया, ठीक है। अब कब्जा में करने के बाद अगर हम उसको राज्य का दर्जा देंगे तो आर्टिकल नंबर 2 मैंने बताया था संघ के अंतर्गत जब हमने पढ़े थे भाग 1 को, अब वहां पर जैसे ही हमने उसको राज्य का दर्जा देगा या केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति होगा वो भारत के स्वतः नागरिक बन जाएंगे। यहाँ पर उसको स्पेशल किसी समय तक के रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो भू अर्जन के माध्यम, क्योंकि भैया भारत सरकार, मान लो ये भारत है और इस जमीन को हमने कब्जा में किया,
तो भारत के द्वारा इसको कब्जा में किया गया है, तो यहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति भारत का ही तो बनेगा भाई। आप मान लो जमीन कोई कब्जा में कर लेते हो तो उसके पेड़ पौधे पादप आपके ही हो जाते हैं, तो उसी प्रकार ये भारत के ही हो जाएंगे, तो हम इसको नागरिकता तो तुरंत देंगे ना। तो यहाँ पर भू अर्जन के माध्यम से, भूमि ग्रहण के माध्यम से यदि कोई विदेशी क्षेत्र को, यदि कोई विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण यदि कोई विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण भारत सरकार करता है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण भारत सरकार करता है तो उसको नागरिकता जो है भू अर्जन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। अब नागरिकता समाप्त कैसे हो सकते हैं, नागरिकता के समाप्ति के बारे में भी बताया गया है। इसके 3 प्रकार है। तो नागरिकता की समाप्ति में अगर हम देखें तो नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार हो सकता है, तो नोट कर लेंगे। नागरिकता का समाप्ति हो सकता है, एक तो है स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ही भारत की नागरिकता को त्याग कर देता है तो उनका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। दूसरा, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उनकी भी नागरिकता स्वेच्छा से समाप्त हो जाएंगे, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर समाप्त होंगे। तीसरा शर्त है सरकार द्वारा वंचित किए जाना, सरकार द्वारा वंचित किया जाना, इस माध्यम से भी नागरिकता समाप्त हो सकता है। अब ये सरकार द्वारा वंचित किया जाना, मान लीजिए कोई आतंकवादी गतिविधियां से संलिप्त है तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता भारत सरकार समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार भारत की जो हमारे भूमि है, भारत जो देश संप्रभु देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में ये चीजें बताए गए हैं संविधान में, जो काफी खूबसूरत भी है आप कह सकते हैं, और एकल नागरिकता का जो है प्रावधान किए गए हैं। तो ये होता है भारत की नागरिकता से जुड़े हुए। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम मौलिक अधिकार का चर्चा करेंगे। चलिए।